एवरीवन, आज हम इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, आर्थिक एजेंट कौन होते हैं? आर्थिक एजेंट अथवा आर्थिक इकाइयां ऐसे व्यक्ति अथवा संस्थाएं होती हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था के सामान्य निवासियों द्वारा देश के अंतर्गत तथा देश के बाहर एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के विक्रय मूल्य का योग होता है। अगला प्रश्न है, नगद निधि अनुपात CRR से आप क्या समझते हैं? सुरक्षित कोष अनुपात बैंक शाखा का सृजन कितनी मात्रा में करेंगे, यह इस सीमा पर निर्भर करता है कि बैंकों का सुरक्षित कोष अनुपात क्या है। अगला प्रश्न, सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 की व्यवस्था के अनुसार भारत सरकार को प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों में लोकसभा तथा राज्यसभा के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना होता है, जिसे केंद्र सरकार का बजट कहते हैं। पुनः प्रत्येक राज्य सरकारों को भी संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार अपने अपने वार्षिक वित्तीय विवरण विधानसभा में प्रस्तुत करना होता है। यह राज्य सरकार का बजट कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? राजस्व प्राप्ति से तात्पर्य सरकार की उन प्राप्तियों से होता है जिनसे न किसी दायित्व का सृजन होता है और न ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है जो संपूर्ण मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली का नियमन एवं नियंत्रण करता है, जबकि व्यापारिक बैंक लाभ कमाने के उद्देश्य से मुद्रा व शाखा में लेन देन करते हैं। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर बैंकिंग व मुद्रा प्रणाली पर नियंत्रण एवं नियमन करना है, जबकि व्यापारिक बैंक इसका प्राथमिक उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। केंद्रीय बैंक यह सरकार के स्वामित्व वाली संस्था है, जबकि व्यापारिक बैंक यह सरकारी व गैर सरकारी स्वामित्व में सभी दोनों हो सकती है। केंद्रीय बैंक में नोटों का निर्गमन में इसका एकाधिकार होता है, जबकि व्यापारिक बैंक यह नोटों का निर्गमन नहीं कर सकती। केंद्रीय बैंक यह सरकार व संपूर्ण व्यापारिक बैंकों का बैंकर है, जबकि व्यापारिक बैंक यह केवल आम जनता का बैंकर है। अगला प्रश्न, 1929 ईस्वी की विश्व की महामंदी का वर्णन कीजिए। 1929 में विश्व में एक गंभीर स्थिति महामंदी ने जन्म लिया। यह महामंदी 1933 तक बनी रही। इस विश्वव्यापी महामंदी की घटना से परंपरावादी मान्यता को चूर चूर कर दिया। इस महामंदी के कारण अमेरिकी देशों में निर्गत और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। बाजार में वस्तुओं की मांग में भारी गिरावट के कारण कई कारखाने बंद हो गए तथा श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 33 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% तक हो गई थी। इस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त निर्गत में लगभग 33% की गिरावट आई। मंदी की ऐसी गंभीर स्थिति ने अर्थशास्त्रियों को व्यष्टि के स्थान पर समष्टि के स्तर पर सोचने के लिए बाध्य कर दिया। इन परिस्थितियों में J.M. केन्ज की पुस्तक रोजगार, ब्याज और मुद्रा का समान सिद्धांत 1936 में प्रकाशित हुआ, जिससे समष्टि अर्थशास्त्र के विषय का उद्भव हुआ। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। प्रोफेसर शोपिरो के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण का से संबंधित है। प्रोफेसर शुल्ज के अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। अगला प्रश्न है, विनियोग को परिभाषित कीजिए। पीटरसन के अनुसार निवेश में उत्पादन के टिकाऊ यंत्रों, नए निर्माण तथा स्टॉक में होने वाले परिवर्तनों के खर्च को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्यक्ष कर जब कर
अदा करने की देनदारी या दायित्व तथा कर का भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उस कर को प्रत्यक्ष कर की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, ऋणों का भुगतान पूंजीगत व्यय क्यों है? पूंजी व्यय जिस व्यय के परिणाम स्वरूप एक तो परिसंपत्तियों का निर्माण हो तथा दूसरी देनदारियों का दायित्व में कमी आए, पूंजी व्यय है। अगला प्रश्न है, यदि MPC का मान 0.3 है तो MPS का मान क्या होगा? तो MPS निकालने का फार्मूला है या सूत्र है MPS बराबर 1 - MPC। तो यहाँ MPC का मान 0.3 दिया हुआ है और हमारा MPS का मान 1 है, तो 1 - 0.3 करेंगे तो हमारा 0.7 आएगा। इस तरह से हम MPS का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था आय अथवा उत्पादन के संतुलन स्तर का निर्धारण एक बंद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अवधारणा है। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहाँ विदेशों से कोई कारोबार नहीं होता। इस मान्यता के आधार पर एडी के एक संगठक शुद्ध निर्यात को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।